हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। But before I start, I just want to say one thing, that in case you find these videos helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और देखिए, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि दो एडिटोरियल्स, एक एडिटोरियल द हिंदू का है और एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, एक एडिटोरियल डिस्कस करता है कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। ओके अब क्योंकि आपको पता है बहुत सारी स्टेट्स में प्रॉमिस किया जा रहा है पोल कैंपेनिंग द्वारा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे, तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिफरेंस समझना कि क्या डिफरेंस है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच में। और दूसरा एडिटोरियल है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के बारे में। इस पे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये जो सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी हैं और बहुत सारे और लोगों ने पिटिशन डाली हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ। ठीक है, तो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा। इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एडिटोरियल। ओके, तो हम पहला आर्टिकल जो द हिंदू का डिस्कस करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्ली फॉर कोलिजियम सिस्टम रिव्यू। तो फाइनली देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे हैं नए DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कह दिया है कि कुछ ही समय में हम ऑफ कोर्स लिस्ट करेंगे जो पिटिशन डाली गई है किसके खिलाफ, जुडिशरी के कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। कोलिजियम क्या होता है आपको पता है, अगर हम प्रेजेंट स्टेट में देखें तो कोलिजियम सिस्टम एक ऐसी बॉडी ऑफ मेंबर्स होती है जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट के लिए भी। ठीक है, तो देखिए अगर हम ब्रीफली देखें, हमें बहुत डिटेल में वैसे इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखनी है, बट जस्ट अ कर्सरी रीडिंग बिफोर दैट। तो पिटिशन बेसिकली क्या कहती है, पिटिशन ये चाहती है कि रिवाइव कर लिया जाए किसको, एनजैक को, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो रिप्लेस कर रहा था कोलिजियम सिस्टम को, इसको रिवाइव किया जाए क्योंकि बेसिकली इसमें सरकार की भी रिप्रेजेंटेशन आती है। देखिए मैटर ये नहीं करता कि कितने मेंबर्स हैं सरकार के इसमें या फिर एग्जीक्यूटिव के या किसी भी एमिनेंट पर्सन के, मैटर ये करता है कि जजेस के अलावा भी कोई है अपना से रखने के लिए जुडिशरी में। ठीक है, which briefly gave the government an equal role along with the judiciary in appointment of judges to the constitutional courts before it was struck down। पर आपको पता है एनजैक को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में। देखिए अभी तक तो हमने बस कर्सरी रीडिंग देख ली, और पिटिशन ये कहती है कि ये जो 2015 की जजमेंट थी, इट थ्वार्टेड द विल ऑफ द पीपल बाय स्ट्राइकिंग डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच इंट्रोड्यूस द एनजैक सिस्टम। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि कोलिजियम सिस्टम, देखिए 3 जजेस केस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 जजेस केस में से आपको ये लग सकता है कि जो 3rd जजेस केस था जिसने फाइनल ऑफ कोर्स कट किया कि अच्छा कोलिजियम सिस्टम अब से 5 मेंबर बॉडी होगी, 4+1, एक चीफ जस्टिस होंगे और 4 बाकी मेंबर्स होंगे सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये 1998 में है क्योंकि 3 जजेस केस का जो टाइम है वो 1998 है। पर नहीं, अगर स्टेटमेंट प्रीलिम्स में ये आती है कि सेकंड जजेस केस ने, यानी कि 1993 के केस ने इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को एज इट इज रिटन हियर बाय अ 9 जज बेंच, देन इट इज करेक्ट। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं कि क्या होता था, इससे पहले क्या हुआ करता था, तो देखिए अगर हम फर्स्ट जजेस केस की बात करें जो 1981 में हुआ था, तो 1981 में जो केस था उसको बेसिकली एग्जीक्यूटिव को थोड़ा एक अपर हैंड दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऑफ कोर्स आप रिकमेंडेशन लेंगे, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन लेगी, लेकिन वो आप डिनाई भी कर सकते हो कोजेंट रीजंस के लिए, कुछ स्पेसिफाइड रीजन हो, आप रिफ्यूज कर सकते हो उनकी रिकमेंडेशन को अपॉइंटमेंट्स में। ठीक है, देखिए हाँ, ये चीज तो आपको पता ही होगी कि ये जो कोलिजियम सिस्टम है ना ही सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज किया जाता है बल्कि ट्रांसफर ऑफ जजेस के लिए भी। तो देखिए ट्रांसफर इतना पॉलिटिकल इशू हो सकता है। बहुत सारे एलिगेशंस हैं कोलिजियम सिस्टम पे, आपको पता है कि एक हमने डिस्कस किया था अंकल जज सिंड्रोम, यानी कि अंकल नेफ्यू सिंड्रोम। ओके, तो अंकल नेफ्यू सिंड्रोम में नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, यानी कि सब कुछ अगर बिहाइंड द डोर्स हो रहा है, सीक्रेटिव मैनर में अगर अपॉइंटमेंट हो रही है, तो डेफिनेटली एन अंकल हु इज probably the judge, a supreme court judge, can favor an appointment of his nephews, probably an advocate somewhere in the high court। ठीक है, तो ये चीज। दूसरा सेकंड जजेस केस आता है फिर 1993 का। अब कैसे इसने देखिए कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बोला कि कंसल्टेशन, जो हमने पहली बात बोली कि आप रिजेक्ट करते हैं, नहीं,
आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस, यानी कि जो रिकमेंडेशन आपको दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो अब सिर्फ कंसल्टेशन नहीं है, कॉन्करेंस है। जो आपको रिकमेंडेशन दी है डिनाई नहीं कर सकते, आपको मानना पड़ेगा। पर अब इस जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इंडिविजुअल ओपिनियन को नहीं लेंगी सरकार, यानी कि प्रेसिडेंट, बल्कि यहाँ पे भी एक एक इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होगा। अगर इस तरह के भी वर्ड्स लिखे हो तो आप समझ जाइएगा ये कोलिजन सिस्टम की बात हो रही है। इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होगा जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे। तो हो गया, ऑफ कोर्स ये प्रेजेंट फॉर्म वाला कोलिजन सिस्टम नहीं है, पर कोलिजन तो है ना, इट इज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि 3 लोग अब रेकमेंड करेंगे, है ना। तो फिर थर्ड जजेस केस आता है 1998। तो फाइनली इन्होंने कोलिजन सिस्टम को एक्सपैंड कर दिया और इसको 5 मेंबर बॉडी बना दी। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता है। तो अब देखिए हम ये खोल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे यहाँ एनजैक के बारे में लिखा है, तो अगर थोड़ा सा ब्रीफली हम एनजैक को भी देखें, जिसको 16 अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 4/1 की मेजोरिटी से स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कह के ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा देखिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही लाया गया था, बल्कि साथ में एक एक्ट भी लाया गया था। ठीक है, तो दोनों, एक एक्ट को और ये जो एनजैक एक्ट था, और साथ ही में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो आर्टिकल 124A इंसर्ट करने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों को नल एंड वॉइड बता दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्या था एनजैक में, अब आप समझने की कोशिश कीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक ऐसा फ्रेज है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। ओके, अगर आपने उसको छेड़ दिया तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके कोर को, उसके हार्ट को, उसके सोल को शेक कर दिया। ठीक है, तो अब आप समझते हैं एनजैक में ऐसा क्या था। तो देखिए एनजैक कमीशन जो थी बेसिकली वो मतलब सिलेक्ट करेगी कि कौन से जजेस को अपॉइंट किया जाएगा और किसका ट्रांसफर कहाँ होगा। तो अब ये कमीशन में कौन कौन होंगे, देखिए एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रहेंगे, फिर साथ में एक्स ऑफिशियो 2 और मेंबर, ये 6 मेंबर बॉडी होती थी कमीशन, मतलब जो प्रपोज की गई थी। इसमें 2 अदर सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी होंगे, जो बिल्कुल सीनियर मोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जस्ट बाद। ठीक है, तो 3 मेंबर्स हमने सुप्रीम कोर्ट के देख लिए। अब चौथे जो मेंबर हैं वो एक्स ऑफिशियो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि अगर ये दोबारा रिवाइव हो जाता है एनजैक तो किरण रिजिजू जी। ठीक है, अब साथ में आप तो कहेंगे देखिए सबसे बड़ा फियर जो सुप्रीम कोर्ट का था वो ये था कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बहुत हो जाएगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत आ जाएगी। ओके, तो लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ किरण रिजिजू जी तो आ रहे हैं यहाँ पे। तो 2 एमिनेंट पर्सन, दैट इज गुड ओनली, कोई इंटेलेक्चुअल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होंगे, तो इसमें गलत क्या है। देखिए लेकिन ये जो 2 एमिनेंट पर्सन थे ना, इनको नॉमिनेट एक कमिटी ने करना था। वो कमिटी में कौन कौन होने वाले थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। अब आप कहेंगे ये भी तो अच्छा ही है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही तो रूलिंग पार्टी के मेंबर हुए, राइट, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी और चीफ जस्टिस। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ तरह के केसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले किसी भी तरह आप पॉलिटिकल फाइनेंसिंग की, आप डोनेशंस की बात ले लीजिए, फॉरेन डोनेशंस की, हर पॉलिटिकल पार्टी एक साइड पे है, सब इस तरह का बिल ऑलरेडी आया हुआ है जिसने फॉरेन डोनेशंस को अलाउ किया है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो ये चाहती है कि आरटीआई के तहत लेके आया जाए पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इस तरह के मुद्दे अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही ऑफ कोर्स एक ही वॉइस में बोलेंगे, और रहेगा यहाँ पे सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्योंकि मेजोरिटी से डिसीजन लेने लिया जाएगा यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स 2:1 हो जाएगा यहाँ पे और वो डिसीजन लिया जाएगा। तो इन द सेंस 2 एमिनेंट पर्सन, और ये 3 जो मेंबर्स यहाँ से आ रहे हैं वो 3:3, यानी कि एक डेडलॉक हो जाएगा, और जो जिस तरह की इंडिपेंडेंस जुडिशरी को अभी मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आई। इस वजह से एनजैक को देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे एडिटोरियल्स हमने भी डिस्कस किए हैं जिसमें ये कहा जाता है ऑल राइट, आप उस फॉर्म में एनजैक को रिवाइव ना करिए, दैट इज फाइन। आप एक 4:2 की रेशो ले आइए 6 मेंबर कमीशन में, यानी कि 4 सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स हो जाएंगे और 2 सरकार या एमिनेंट पर्सन वाले मेंबर हो जाएंगे। पर कुछ तो आप रिप्रेजेंटेशन लाइए कि कोई और किसी और की भी वॉइस हो, सिर्फ ऐसा नहीं जजेस अपॉइंटिंग जजेस, है ना। यही लॉ मिनिस्टर हमारे कहते हैं, ऐसा तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि जजेस ही खुद को अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो सेंटर सीक्स रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फ्रीइंग राजीव केस कॉन्विक्ट्स। तो फाइनली क्या हुआ है, केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक
बेसिकली पिटिशन डाली है, रिव्यू पिटिशन, कि आप अपने ऑर्डर को रिव्यू कीजिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ही खुद के ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। किस ऑर्डर को रिव्यू करने की बात की है? क्योंकि आपने प्री मैच्योरली रिलीज कर दिया है 6 कॉन्विक्ट्स को, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई थी। किस केस में? असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के केस में। तो इन्होंने कहा है, देखिए वैसे बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि ये बिलेटेड विजडम है और इतने समय तक केंद्रीय सरकार ने कुछ नहीं कहा, साइलेंस बरकरार की। वैसे तो अगर हम अभी देखें तो आर गवर्नमेंट एंड आर कंट्री स्पीकिंग हाईली ऑफ टेररिज्म। इतनी तरह की समिट हम कर रहे हैं, नो मनी फॉर टेरर और भी बहुत तरह की, यूएनएससी जो हमने काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली मुंबई और दिल्ली में की। लेकिन ये भी तो टेररिज्म है, एक प्राइम मिनिस्टर को मार देना, वो भी दूसरे नेशनल दूसरे नेशन के किसी लोगों द्वारा मास्टरमाइंड किया हुआ एक प्लॉट जो उन्होंने तदबीर भी किया सक्सेसफुली। तो ये टेररिज्म नहीं है। तो ये तरह की चीजें, पर ऑफ कोर्स यूनियन ने क्या कहा है, उन्होंने बोला है कोर्ट को कि हमें तो आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, है ना। देखिए प्रोसीडिंग्स चलती रही, लेकिन हम भी तो एक पार्टी थे ना, वी वर अ प्रॉपर पार्टी इन दिस लिटिगेशन, ठीक है। तो ये डेफिनेटली प्रोसीजरल लैप्स हैं ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर्स, कि उन्होंने हमारी पार्टिसिपेशन को इंश्योर ही नहीं किया, और एब्सेंस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडियाज असिस्टेंस। और सुप्रीम कोर्ट में भी असिस्टेंस नहीं मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ऑफ कोर्स कोई व्यूज मांगने थे या कुछ भी हो सकता था। देखिए बात क्या है, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए, इसमें फॉरेन लोग इन्वॉल्व थे, श्रीलंकन नेशनल्स थे, 6 में से 4 लोग। तो ऑफ कोर्स इनको टेररिस्ट किसने, जो लॉ ऑफ द लैंड है वो केंद्रीय सरकार हैंडल करती है, और केंद्रीय सरकार के लॉ के मुताबिक ही इनको टेररिस्ट करार किया गया था और सजा मिली थी। और आपने केंद्रीय सरकार का ही कोई से नहीं लिया, किसी तरह का पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया उनको। तो ये इन्होंने कहा ऑफ कोर्स दिस रिजल्टेड इन द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इटसेल्फ, ये केंद्रीय सरकार का कहना है। ओके, एमसीडी पोल्स। अब देखिए यहाँ पे हम पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे, मुझे बस आपको ये बताना है एडवांस्ड गौशालाज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत रिसेंटली देखा कि कैसे वंदे भारत मिशन वो अपने ट्रैक पे जब कैटल था पूरा, तो कैटल आए और बहुत 2-3 कैटल की जान भी चली गई, 2-3 काउस की उसमें वंदे भारत मिशन से उस ट्रेन से, वंदे भारत ट्रेन से बेसिकली टकरा के कोलैप्स होके। और भी बहुत सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं, राइट। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स हम तो वो भी सोशल हैं, काउस भी सोशल हैं, हम भी सोशल हैं, तो वी हैव बीन लिविंग टुगेदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर फैक्ट ये है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यही नहीं है कि कोई चीता आ गया और हमें खा जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में ह्यूमन मेड डेवलपमेंट वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। अगर एनिमल्स हैं जो बेसिकली अगर आपने प्लास्टिक लिटर किया हुआ है, तो आप डेवलप हुए हो, आपने प्लास्टिक्स बनाए हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन वो उसको स्वॉलो कर रहे हैं और उनकी डेथ्स हो रही हैं, या किसी भी तरह की चीज, ठीक है। आपने ट्रेन्स बनाई हैं खुद की कन्वीनियंस के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, इसमें उनकी गलती नहीं है। ये भी एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक्सटेंडेड वर्जन ही है। तो डेफिनेटली इसके मामले में किसी तरह का अगर प्रॉमिस किया गया है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, आई नो इट इज अ पॉलिटिकल इशू, बट अगर ये रियल में दिल्ली में इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है, अगर एमसीडी इलेक्शंस आम आदमी पार्टी जीतती है, तो ये एक एग्जाम्पल होगा आपके लिए, दैट इज इट। तो बेसिकली एग्जाम्पल है क्या, कि इन्होंने कहा है कि आप एडवांस्ड गौशालास बनाएंगे, काउ शेल्टर्स बनाएंगे इफ दे कम टू पावर इन दी एमसीडी इलेक्शंस। ओके, क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स आर अ बिग इशू इन दिल्ली, नॉट जस्ट इन दिल्ली, एवरीवेयर। तो इन्होंने कहा है कि बहुत बार जो काउज होती हैं, दे एंड अप ईटिंग गार्बेज एट ऑल द लैंडफिल्स। तो इसीलिए बेसिकली गौशाला में क्या होगा, उनको प्रॉपर प्लेस मिलेगी रहने की और प्रॉपर खाना मिलेगा। सो व्हेन दे गेट फीड, ऑफ कोर्स दे विल नॉट ईट एनीथिंग एल्स। ओके, तो दिस इज ऑफ कोर्स अ गुड थिंग। जैसे कि छत्तीसगढ़ में, अगर आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में इस तरह की गौशाला हैं। तो वहां पे क्या होता है कि जो भी स्टबल बच जाता है ना, ताकि बर्निंग ना हो, स्टबल बर्निंग ना हो, तो जितना भी स्टबल हर एग्रीकल्चर से बच जाता है, उन्होंने गौशाला में ऐसे पूरी थान बनाई हुई है जिसके अंदर आप डोनेट कर सकते हो बेसिकली अपने उस सारे स्टबल को। तो स्टबल बर्निंग भी नहीं होती, वैसे तो वहां का इतना बड़ा इशू है भी नहीं स्टबल बर्निंग, पर स्टबल बर्निंग भी नहीं होती और साथ में उनके फीड भी इंश्योर हो जाता है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे आर मैनेजिंग देयर गौशालाज। उसका एक पर्टिकुलर नाम है, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। ओके, opaque political financing could cost democracy dear. Now this is something very interesting. This is actually a very intellectual कह सकते हैं आप
अप्रोच पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देखने की। ओके, अब देखिए पॉलिटिकल फाइनेंस के आसपास सराउंड करने वाले डिस्कोर्स को अगर हम देखें इंडिया में, तो वो रिवॉल्व करता है अराउंड करप्शन। अब देखिए हर किसी को आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे वो क्या कहते हैं, कोई कहेगा, अगर सरकार की बात करें है ना, तो सरकार ने क्या बोला, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जब वो लेके आई उन्होंने कहा दिस वुड क्लेंस पॉलिटिक्स। क्लेंस पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि अननोन फंडिंग खत्म हो जाएगी तो करप्शन खत्म हो जाएगा। तो उनका सेंटर पॉइंट क्या है, करप्शन। फिर अगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ हैं, वो उनका सेंटर पॉइंट भी सिर्फ करप्शन है। उन्होंने कहा है, ये तो आप स्टेटमेंट बहुत जगह पढ़ सकते हैं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक्चुअली हैज लेजिटिमाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन। ओके, ये लेजिटिमेसी देता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन को, यानी कि अब तो उसको लॉ की बैकिंग है करप्शन को। तो यहाँ में भी सेंटर पॉइंट क्या है, करप्शन। लेकिन बात ये है कि सिर्फ करप्शन पे ही फोकस नहीं रख सकते, बिकॉज the superficial binary of clean versus dirty expressed in moral or legal terms is definitely not enough, क्योंकि आप कहीं चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए क्या स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है बिटवीन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग एंड द शेप ऑफ आवर पॉलिटिकल सिस्टम। आप दोनों ही, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, दोनों ही चाहते हैं कि ओपेक रहे पॉलिटिकल फंडिंग हमेशा। तो आप उसको करप्शन ये सब कह के बार बार ढकते हैं, पर कोई भी इस बारे में बात नहीं करता कि जिस तरह की पॉलिटिकल फंडिंग आ रही है, जहां से आ रही है, और किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता है, दोनों में लिंक क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन यही बन सकता है, ठीक है। तो corruption is merely one symptom of this structural relationship rather than being a driving factor. Okay, तो अब आप यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। In any country, the nature of political finance is an important determinant of the structure of political competition. अब political competition कैसा होगा, किसको ज्यादा एज मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ठीक है, किस तरह के लोग लीड करने चाहिए, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को, ये सब कुछ पॉलिटिकल फाइनेंस पे डिपेंड करता है। अगर पॉलिटिकल फाइनेंस देखिए, मैं आपको बताऊंगी कैसे। The structure of political competition can be studied through 3 axes. पहला, institutional मतलब रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन बिटवीन रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टीज, मतलब क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, कंपटीशन सही है ऑपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज में, ये होगा इंस्टीट्यूशनल। नंबर 2 इज ऑर्गेनाइजेशनल, द रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन विद ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ कोर्स, यस। तो उस पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में ही बेसिकली कौन सा लीडर उनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सीएम का फेस बनेगा, कौन सी तरह के ग्रुप्स को, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत बड़ी मेंबरशिप है, कुछ मेंबर्स हैं शायद वो सपोर्ट करते हो किसी तरह के लेबर रिफॉर्म्स को, किसी तरह के एक पर्टिकुलर ग्रुप है जो फेमिनिज्म के बारे में बोलना चाहता है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो बेसिकली पार्टी में भी कौन आएगा कंपटीशन को जीत के, अगर हम इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात करें, कौन जीतेगा उसमें, ये भी डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल। नंबर 3 इज आइडियोलॉजिकल, मतलब किस तरह का आइडियोलॉजी का कंपटीशन होगा बिटवीन द पार्टीज, किस तरह की आइडियोलॉजी को ज्यादा कंपेटिटिव एज मिलेगा। ये तो मतलब आइडियोलॉजी तो मैं कहूंगी रिड्यूस हो चुकी है, आई विल लेट यू नो हाउ, ठीक है। All the 3 axes of political competition are substantially influenced by the nature of political finance. That is exactly what we just read. 1. The degree of transparency of political funding informs the efficacy of institutional safeguards. For example, the inherent opacity of electoral bonds renders the power of... Okay, अब आप देखिए इंस्टीट्यूशनल में इन्होंने क्या कहा है, अब आप समझने की कोशिश। इंस्टीट्यूशनल में हमने क्या देखा था, इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि कैसे कंपटीशन, किस तरह का लेवल प्लेइंग कंपटीशन है कि नहीं रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टीज में। लेकिन कम्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम्स, जो क्या कहता है कि एसबीआई सिर्फ एक ऐसा बैंक होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करेगा 15 दिन तक, ठीक है। और जो भी बॉन्ड्स होंगे वो अनोनिमस रहेंगे, किसी को पता नहीं होगा कि कौन सी पार्टी किसको डोनेट कर, यानी कि कौन सा कंपनी या कौन सा इंडिविजुअल किस पार्टी को डोनेट कर रहा है, अनोनिमिटी रहेगी, इस तरह की बात है। और किसी को कभी नहीं पता चलेगा कि किसने किस पार्टी को डोनेट किया। और कहा गया था सरकार द्वारा कि ये प्रोटेक्ट करेगा उस इंडिविजुअल, उस कंपनी की आइडेंटिटी को, क्योंकि वो रिवील ना हो कि कौन सा इंडिविजुअल कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है। दिस इज गुड एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन आप ये भूल गए कि रूलिंग पार्टी का ही एसबीआई है, राइट। जो सरकार है
वो एसबीआई से सब कुछ निकलवा सकती है। ऑपोजिशन को कभी नहीं पता चलेगा कि रूलिंग पार्टी को कौन फंड कर रहा है, लेकिन रूलिंग पार्टी पता लगा सकती है कि ऑपोजिशन को कौन फंड कर रहा है, चाहे वो थोड़े से ही लोग क्यों ना हो, और फिर वो उन्हें हरास कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की ट्रिनिटी हम देख रहे हैं, आईटी रेड्स हो रहे हैं, ईडी रेड्स हो रहे हैं, सीबीआई रेड्स हो रहे हैं, ये जो ट्रिनिटी बन गई है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, आपको पॉलिटिक्स नहीं लिखनी लेकिन क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, सीबीआई, ईडी और आईटी पे, तो आप उस पर प्रिपेयर कीजिए एक अच्छा कंटेंट। ठीक है, तो नंबर 1 इंस्टीट्यूशनल तो हमने देख लिया कि कैसे एज मिल रहा है रूलिंग पार्टी को। नंबर 2 आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल जैसे कि हमने देखा था पार्टी के अंदर कौन सी बेसिकली सेक्शन वो कंपेटिटिव एज मिलेगा। तो द सेकंड टू विच पॉलिटिकल फंडिंग इज सेंट्रलाइज्ड within a party determines whether power in the party is drawn from organizational structures or exercised in a personalized manner। तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ये बताती हूँ कि कुछ तरह के अगर हम इस जगह यूके का एग्जाम्पल लेते हैं, यूके में अगर हम देखें पहले अभी क्या है, सेंट्रलाइज्ड एलीट पार्टी है। आई जस्ट लेट यू नो। देखिए, अगर लेबर यूनियन या कॉर्पोरेट हाउसेस, यानी कि जो पार्टी की मेंबरशिप है उसमें कहीं लेबर यूनियंस के मेंबर हैं, उनके हेड आए हुए हैं, कहीं कॉर्पोरेट हाउसेस के मेंबर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, तो अगर कॉर्पोरेट हाउस ही सबसे ज्यादा फंडिंग दे रहा है तो कॉर्पोरेट जो तरह के लोगों को जो ज्यादा सपोर्ट करता है उसे ज्यादा एज मिलेगा, वो क्या पता पार्टी प्रेसिडेंट बने, और फिर पार्टी के जितने भी मैनिफेस्टोज होंगे उस तरह के होंगे, अगर वो पावर में आती तो उस तरह की पॉलिसीज आएंगी। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और ब्रॉडली देखें ना ऑर्गेनाइजेशनल वाली चीज को, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जो आगे हम पढ़ेंगे कि जो भी फंडिंग आ रही है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल उस पर क्यों चली जाती है, यानी कि दिल्ली में क्यों चली जाती है। क्योंकि अगर कांग्रेस है या बीजेपी है तो बीजेपी तेलंगाना में भी है, बीजेपी यूपी में भी है, तो लेकिन बीजेपी दिल्ली जो नेशनल इलेक्शंस के लिए यूज होता है, 2024 में जो इलेक्शन आने वाले हैं फॉर एग्जांपल, उसमें सबसे ज्यादा फाइनेंसिंग क्यों जा रही है। तो इजंट इट कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी को एक सेक्शन संभालता होगा नेशनल विंग को, और दूसरा सेक्शन संभालता होगा सारे रीजनल विंग्स को, यानी कि स्टेट वाइज। तो ज्यादा जो सेंट्रलाइजेशन हो रही है फंडिंग की वो रीजनल पे ना होके क्यों हो रही है, नेशनल लेवल पे। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट है। ठीक है, थर्ड है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग रिजीम also shapes the role of ideas in grounding political competition, यानी कि किस तरह की आइडियोलॉजी जीतेगी या ये सब वगैरह। लेकिन बात इन्होंने कही है, देखिए ये रिलेशनशिप थोड़ा समझना मतलब यूजलेस हो चुका है आज के टाइम पे, क्योंकि अगर हम जनरली देखें, मैंने पॉलिटिकल फाइनेंस इज एंकर्ड टू अ नैरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल, द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन टेंड्स टू बिकम सीवियरली करोडेड। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो फंड कर सकते हैं, ये बात सबको पता है, कुछ ही गिने चुने अमीर लोग रह गए हैं। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये क्यों कहती कि सिर्फ 1% लोग हैं जो बहुत प्रतिशत जो हमारी जीडीपी है उसको एनकाउंट करते हैं या अकाउंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक कैपिटल या इकोनॉमिक फंडिंग जहां से आ सकती है वो कुछ ही गिने चुने बहुत बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, राइट। तो अब जब चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग हो, सबको उन्होंने डोनेशन देनी है, अगर वो ऑफ कोर्स उनको इम्प्रेस कर पाते हैं, उनके लिंक्स उनसे अच्छे हैं। तो ये आइडियोलॉजी तो मतलब आप कह दीजिए कि आप कह सकते हैं जो इंटरेस्ट है पार्टी का उसके हिसाब से आप अपनी आइडियोलॉजी बता सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजी इररेलेवेंट हो चुकी है इस चीज में। और अगर इररेलेवेंट नहीं हुई तो सीवियरली कोरोडेड, क्योंकि सबका सोर्स एक ही है, स्रोत एक ही होता है। ठीक है, कॉर्पोरेट हाउसेस बॉन्ड्स एज एडवांटेज टू रूलिंग पार्टी। अब इन्होंने मतलब टिपिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, अब देखिए आप एडीआर का ना जो डेटा है उसको जरूर मेंशन करें, ओके क्योंकि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जिस तरह का काम करते हैं ना ये लोग, आई मीन ट्रिमेंडसली अप्रिशिएबल। तो इन्होंने बोला है कि सिर्फ 2 साल में जो हुए हैं बेसिकली इंट्रोड्यूस किए हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसमें उन्होंने कहा है वो सेट टू कवर 52% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ नेशनल पार्टीज। तो अब नेशनल पार्टीज की 52% जो टोटल इनकम आ रही है, 52% टोटल इनकम वो इलेक्टोरल बॉन्ड से ही आ रही है। अगर हम रीजनल पार्टीज की बात करें तो 53% उनकी जो इनकम है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रही है। तो स्केल देख लीजिए आप, किस स्केल पे बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फायदा उठाया जा रहा है और किस लेवल पे ग्रो किया है। सो देयर आर 2 salient features of electoral bonds we must consider to gauge its impact on political competition.
अब हम स्पेसिफिकली, अभी तो हमने पॉलिटिकल फाइनेंसिंग इन जनरल देखा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं उसके बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, तो पहला क्वेश्चन जेनेरिक होगा पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के बारे में, फिर लिख देंगे एक्सप्लेन दिस इन स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ऑफ कोर्स यू मस्ट नो दिस एज वेल। तो पहला है डिजाइन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स, परहैप्स मोर देन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल फाइनेंस लीन्स टू द एडवांटेज ऑफ रूलिंग पार्टी। जैसे कि अभी हमने देखा, it is not surprising that the ruling Bharatiya Janata Party in 2019-20 got over 75% of the total electoral bonds sold, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी को इस समय पे सपोर्ट करेगा और उन्हें पता है कि अगर हम सपोर्ट करेंगे तो सरकार पता लगा सकती है, सरकार का SBI है और उनको हरास किया जाएगा, पूरी जिंदगी आप ED में चक्कर ही काटते रहोगे, समन्स ही आते रहेंगे, तो कौन करेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? रूलिंग पार्टी को, क्योंकि 75% ऑफ टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो बिके हैं वो किन को गए हैं? बीजेपी को गए हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एनालिसिस, तो आपको बस ये देखना है रूलिंग पार्टी, और ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंड एज अपोज टू द मियगर 9% शेयर ऑफ द कांग्रेस अकॉर्डिंग टू द ECI डेटा, ये खुद ECI का डेटा कहता है। अब देखिए, आप जानते होंगे मिलन वैष्णव, अगर आप पॉलिटिकल ये साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इलेक्टोरल बिहेवियर पे इन्होंने काफी स्टडीज किए हैं, इज अ स्कॉलर। तो उन्होंने लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्वर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। अब देखिए, आप जब कुछ कॉन्स और प्रोज लिखेंगे ना, तो कॉन्स में आप वैसे अगर विजन आएंगे इसकी बुकलेट्स में भी देखेंगे, तो कुछ आप जेनेरिक स्टेटमेंट्स हार्श लिख सकते हैं, उसमें भी जो आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर आप उसको बैलेंस कर दीजिए कुछ किसी तरह का लिख के ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से इरोड नहीं करता, कुछ कुछ फायदे भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल जो फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट है उसको, उसकी ट्रांसपेरेंसी को बिल्कुल और ओपननेस को बिल्कुल खत्म कर देता है, वेयर बाय ओनली द गवर्नमेंट एंड प्रिज्यूमेबली द रूलिंग पार्टी हैव एक्सेस टू द ट्रांजैक्शन ट्रेड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स सेंट्रलाइज पॉलिटिकल फंडिंग, ये भी चीज हम देख चुके हैं कि जो बेसिकली सारा पैसा आया है वो ज्यादा से ज्यादा सेंटर के पास आता है। नाउ दीज टू फीचर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने कंपेयर किया है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि नई सरकार है तो सब कुछ हम इन पे डाल दें। दिस यूज्ड टू हैपन ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजीम एज वेल, बट दिस इज पॉलिटिकल एंड वी मस्ट नॉट गो इनटू इट, ओके। पर फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि मिसेस गांधी ने क्या किया था उस समय में। उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश की थी, जो स्वतंत्रता पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी और जनसंघ थी जो, तो 1969 में उन्होंने कॉर्पोरेट डोनेशंस को बिल्कुल बैन कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि इन दो पर्टिकुलर पार्टीज को जो कैपिटलिज्म को काफी सपोर्ट कर रहे हैं उनको फंडिंग ना जा सके, ठीक है। सो दीज चेंजेस इन पॉलिटिकल फंडिंग मेल्डेड वेल विद हर वाइडर स्ट्रैटेजी ऑफ टाइटनिंग द ग्रिप ऑफ स्टेट ओवर बिग बिजनेस थ्रू द प्रोजेक्ट ऑफ डायलिंग अप लाइसेंस। तो वही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। फिर उन्होंने नेशनलाइजेशन ही कर दी बहुत सारी की इंडस्ट्रीज की, ठीक है। तो बस ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह का पॉलिटिकल फंडिंग में हम कुछ इंटरवेंशन देख रहे हैं, पहली सरकारों ने भी किया है। इवन सो इट इज इम्पोर्टेंट, अब यही इन्होंने कहा है, देखिए इस तरह की चीजें चलते हुए ये फैक्ट है, देखिए ये फैक्ट है कि ECI को और सुप्रीम कोर्ट को इस चीज में कुछ करना चाहिए, ओके। दे विल हैव टू स्टेप इन टू, इफ यू वांट कि आपका जिस तरह का ECI की इमेज है पूरे संसार में, that you are transparent and that you are जिस तरह से आपने इतनी बड़ी पॉपुलेशन के, जब आप पहली बारी जनरल इलेक्शन हुए थे जिसमें लोगों को लिटरेसी 19% भी नहीं थी और लोगों को ये नहीं पता वोट होता क्या है, कैसे डालना है, जब हर कोई ये कह रहा था इंडिया इज एन एक्सपेरिमेंट विच इज डूम्ड टू फेल, और आपने तब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए और तब से लेके आज तक आपने ट्रिमेंडसली आपने LGBTQ कम्युनिटीज को आपने अवेयर करना शुरू किया कि आपके ये राइट्स हैं, वोटिंग राइट्स हैं। आप आज भी कितनी तरह की चीजें करते हैं, आपने सर्विस वोटर स्कीम्स चलाई। सो ECI को इसमें कुछ डेफिनेटली अपना एफिडेविट देना चाहिए, जैसे आपने फ्रीबीज के केस में दिया वैसे यहाँ भी तो, और सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कुछ करना चाहिए, ओके। बिकॉज दिस रिफॉर्म सच में रिफॉर्म होना चाहिए, ये नहीं कि बल्कि पॉलिटिकल कंपटीशन को ही, उसके लेवराज को खत्म कर दे। गवर्नमेंट टू होल्ड ऑफ साइट ऑन अंडमान एज इट प्रिपेयर फॉर G20 प्रेसिडेंसी। अब देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ब्रीफ चीजें हैं इस वाले पेज पे, तो हम इसको ब्रीफली ही देखेंगे। तो आपको ये पता है कि G20 प्रेसिडेंसी को इससे पहले कि हम फॉर्मली लें, ओवरटेक करें, तो यूनियन गवर्नमेंट का प्लान है कि हम बेसिकली G20 के जो डिप्लोमेट्स हैं या उनके जो जितने भी मिशंस के G20 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स हैं, आप उनको इन्वाइट कीजिए। यूनाइटेड नेशंस की भी कुछ एजेंसीज को, कहाँ पे, एक रिजॉर्ट में अंडमान आइलैंड पे,
क्यों? क्योंकि उनको ब्रीफ किया जाएगा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे G20 सेक्रेटेरिएट द्वारा कि हमारे क्या प्लान्स हैं, किस तरह से हम G20 के क्या इश्यूज हैं और हम आपकी कोऑपरेशन चाहते हैं. दिस इज आई थिंक वेरी नाइस. The off-site, जैसे बोला गया है इसको, the off-site for 30 to 40 diplomats will take place at Taj Exotica Hotel on Havelock Island from November 25 to 27, जहाँ पे G20 शेरपा अमिताभ कांत, आपको पता है कि ये नीति आयोग में भी आपने इनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो ये सब कुछ होंगे. इंडिया के प्लान वगैरह के बारे में बात करेंगे. तो जो अगर इससे कुछ कॉन्क्रीट निकल के आया, टूरिज्म पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि 200 टूरिस्ट लोकेशंस जो इंडिया में आइडेंटिफाई की गई है, वहाँ पे डिप्लोमेट्स को बुलाया जाएगा, G20 के लीडर्स को लेके जाया जाएगा, ताकि हमारा बेसिकली देखो अपना देश के साथ साथ दूसरे लोगों को हम दिखाएं कि हम कितना कल्चरली रिच हैं. इंडिया हैज एविडेंस ऑफ टेरर फाइनेंसिंग थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. NIA चीफ, देखिए ये फॉलो अप है. आपको पता है हम इतने दिन से क्या देख रहे हैं कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होने वाली है. कब होने वाली है? हम उसको होस्ट करेंगे, मतलब हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी होस्ट करेंगे 18 से 19 नवंबर तक. तो इसमें बेसिकली हमने कल भी देखा था, मिस्टर शाह ने ये बोला था. अब NIA ने भी, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी इसको वैलिडेट कर दिया है कि डेफिनेटली बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, डार्क वेब भी इनफैक्ट बहुत सारे इस तरह के क्राउड फंडिंग के लिए यूज किया जाता है टेरर एक्टिविटीज को, कि आप अपने इसके नाम पे अगर आप सच में चाहते हैं इस कॉज के लिए, आप देखिए कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कितना बुरा है, कोई भी, तो उसके लिए, इस कॉज के लिए अगर आप इनको मरवाना चाहते हैं, इन्होंने हमारे साथ गलत किया, तो आप पैसे डोनेट कीजिए. तो ऐसा हो रहा है. इफ इट इज बीन आइडेंटिफाइड, इट हैज टू बी डेल्ट विद. लेकिन बात यह है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर क्राउड फंडिंग हो रही है, आप इसके नाम पे कहीं ऐसा ना हो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और सिविल लिबर्टीज या फिर जितने तरह के और एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ आपको अपर एज ना मिल जाए, कहीं राइट टू प्रिवेसी इन्फ्रिंज ना हो जाए. ये एक डेलिकेट बैलेंस है जो मेंटेन करना पड़ेगा. मॉस्को फॉर्मेट कॉल्स फॉर माइनॉरिटी राइट्स, पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन इन अफगानिस्तान. तो फाइनली क्या हुआ है? मॉस्को फॉर्मेट, जैसा कि हमने कल देखा था, क्या है ये, तालिबान कंट्रोल से पहले ये बनाया गया था बेसिकली, जब ऐसे यूजलेस सी, मैं कहूँगी इफ आई कैन से दैट, जो नेगोशिएशन हुई बहुत सारी कंट्रीज, US ने भी पता नहीं क्यों की, जब आपने ट्रूप विड्रॉ इस तरह से करनी थी एब्रप्टली, तो आपने क्यों किया? मतलब कि हम एक सरकार चाहते हैं जो इंक्लूसिव हो, ये हो, जिसमें विमेन भी हो. कुछ हुआ उसका फायदा? कुछ नहीं हुआ. तो वैसे ही रशिया का भी एक फॉर्मेट था. US ने तो खैर हमें एक्सक्लूड ही कर दिया था, अपनी पाकिस्तान था लेकिन हम नहीं थे, जबकि अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हमने बनाया है, अफगानिस्तान के कितने सारे ब्रिजेस हमने बनाए हैं, इवन दो वी वर एक्सक्लूडेड. बट मॉस्को फॉर्मेट, ऑफ कोर्स मॉस्को बीइंग आवर फ्रेंड, इट कैन नॉट डू दैट टू अस. तो मॉस्को फॉर्मेट भी एक नेगोशिएशंस का प्लेटफॉर्म था अफगानिस्तान पे, जो तालिबान के आने से पहले चल रहा है. तो इसको फाइनली अब रशियन कैपिटल यानी कि मॉस्को में ही हेल्ड हुआ ये, और इस पे बेसिकली उन्होंने बोला दैट वी रिस्पेक्ट, इन्होंने बोला है कि हर अफगान एथनिक ग्रुप के लिए रिस्पेक्ट हो, माइनॉरिटीज के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे सिख्स और हिंदूज भी वहाँ पे रहते हैं कहीं कहीं, और माइनॉरिटीज में विमेन भी आती हैं ऑफ कोर्स. नेशनल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए इन दैट वॉर टॉर्न कंट्री, यानी कि अगर कोई सरकार है तो वो इंक्लूसिव हो. अब जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू की गई है, ऑफ कोर्स इंडिया था वहाँ पे, पाकिस्तान था, चाइना, ईरान, तो ये बात आपको पता है, रशिया तो था ही. ओके, तो इन्होंने बोला है दैट इट्स स्ट्रेस्ड अपॉन एंडिंग ऑल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर. किसी तरह का अगर टेरर कैंप अफगानिस्तान की मिट्टी पे है तो उसे बिल्कुल बर्बाद कीजिए, खत्म कीजिए, डिस्ट्रॉय इट. एंड सेफ प्लेसिंग ऑफ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑफ द थर्ड कंट्रीज, यानी कि कोई और कंट्री अगर कल को USA फिर कहती है कि हम आपके वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ पे सेटअप करके ख़त्म करना चाहते हैं टेररिज्म को, या फिर किसी आपकी एडजेसेंट स्टेट में, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल, इट शुड बी अनएक्सेप्टेबल. द तालिबान ऑफ कोर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, पर ऐसा क्यों था इन्होंने खुद नहीं बताया अभी तक, पर उन्होंने वेलकम किया है इस डिस्कशन को और बोला है, इस तरह का एश्योरेंस दिया है कि अफगान टेरिटरी को यूज नहीं किया जाएगा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए उस रीजन में, ना ही सेंट्रल एशियन ना ही साउथ एशियन रीजन में. द स्ट्रेंथनिंग ऑफ अफगान अथॉरिटीज एफर्ट to ensure the basic rights and freedoms of the population were noted as important. The sides also expressed their support for fundamental rights of all ethnic groups, including minorities, women and children. ऑफ कोर्स एडुकेशन सबसे पहले तो इनकी इंश्योर हो, क्योंकि एडुकेशन आप वहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी लेवल तक होने दे रहे हैं बच्चियों की. दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल. ये सारी चीज़ें हों, इन्होंने यही होप किया है.
और एक और चीज़, क्योंकि ये मॉस्को द्वारा ऑफ कोर्स यहाँ पे यूएसए नहीं है, तो आपको ये पता है मिस्टर बाइडेन ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत रिसेंटली का मतलब मेरा कुछ महीने पहले है, तो उन्होंने अभी फ्रीज कर दिया था कंप्लीटली सारे एसेट्स को अफगानिस्तान के, जो वाशिंगटन में, आपको पता है वाशिंगटन और 20 साल की वॉर चली है ये, मतलब 20 साल से नेटो के ट्रूप्स वहाँ पे थे, यूएसए के ट्रूप्स अफगानिस्तान में थे। तो बहुत सारे एसेट, बहुत सारा ना जो यूएस है वो क्या करता है कि बहुत सारे हर साल में कुछ कुछ फंडिंग निकालता था वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के खाने के लिए, वहाँ के हॉस्पिटल्स के लिए, वहाँ के एडुकेशन के लिए। उस फंडिंग को कम्प्लीटली फ्रीज कर दिया गया, जो बिल्कुल एलोकेट पहले ही हो चुके थे उनको भी। तो ये अब देखिए वहाँ पे तो गरीबी कितनी ज़्यादा हो चुकी है, ये सब कुछ आपको पता ही है। तो वही इन्होंने बोला है कि आप कम्प्लीटली अनफ्रीज कीजिए इन तरह के अफगान एसेट्स को, जो वाशिंगटन ने किया है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि दिस कॉल्ड अपॉन द तालिबान टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट्स टू इरेडिकेट टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। ऑफ कोर्स ड्रग ट्रैफिकिंग में भी कुछ करिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से जो ओपियम हो रहा है ट्रेड, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल एक आप कह सकते हैं टेरर फंडिंग के साथ ऑर्गेनाइज क्राइम का ये एक नेक्सस होता है। राइनो वॉन्ट्स ट्रैफिक्ड विद इम्प्यूनिटी रिपोर्ट। अब देखिए ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे, क्योंकि आपको पता है कि एलिफेंट पे जब क्वेश्चन आ सकता है एक पर्टिकुलर एनिमल पे, तो लायन पे भी आ सकता है, चीता पे भी आ सकता है, क्योंकि चीता आपको पता है भी बहुत रिसेंटली उनकी यहाँ पे लाए गए उनको कूनो पालपुर सेंचुरी में, तो चीता स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि राइनो स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पर ऑफ कोर्स द रिपोर्ट से समथिंग एल्स। तो इन्होंने बोला है कि इन टर्म्स ऑफ वेट, मतलब अगर हम वेट की बात करें कि कितना भारी बेसिकली सीजर हुआ है, जब्त किया गया है राइनो हॉर्न्स को आफ्टर 2017, वो इंक्रीज देखा है हमने उसमें। लेकिन बात ये है ओवरऑल पोचिंग के जो इंसिडेंट्स है वो कम हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो थोड़े बहुत भी जो पोचर्स हैं ना, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, मतलब उन्होंने मास वे में पोचिंग की है, जिसको वो बेसिक ऐसा नहीं कि छोटे मोटे इंडिविजुअल इंसिडेंट्स है पोचिंग के, नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यहाँ पे लिंक पता चला है, उसको हिंट करता है। क्योंकि ऑफ कोर्स इसी तरह के जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिनके पास इतनी तरह के नेटवर्क्स हैं, वही इतनी भारी मात्रा में पोच करके और इतना वेट जिनका राइनो हॉर्न का है वो कर सकते हैं, accumulate खुद के पास। तो इससे ये पता चलता है, इज अ ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट प्रेजेंटेड एट द कन्वेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसीज इन पनामा सिटी। तो रिपोर्ट सेज कि ये जो प्रोलिफिक वियतनामीज और चाइनीज क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, ये ट्रैफिक करते हैं राइनो हॉर्न्स को थ्रू आउट द इलीगल सप्लाई चेन ग्लोबली। तो आपको पता है ये बात कि मेडिसिन वगैरह के लिए यूज होता है राइनो हॉर्न्स, बहुत आर्थराइटिस के लिए भी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट जो रिपोर्ट है 2012 से 2021, यानी कि एक डेकेड में इन्होंने बेसिकली सब कुछ ऑब्जर्व किया है इस पूरी टीम ने, और इसको प्रेजेंट किया गया है एट द मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कॉप, ऑर्गेनाइज्ड बाय द साइट्स तो आपको पता ही है। इट वाज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है। मोर देन 7.5 टन्स ऑफ राइनो हॉर्न्स वर सीज्ड ग्लोबली ड्यूरिंग द डेकेड। Of course, एवरेज अगर हम देखें, शिपमेंट वेट इंक्रीज्ड मार्केटली आफ्टर 2017 डिस्पाइट अ रिडक्शन इन राइनो पोचिंग अक्रॉस अफ्रीका एंड द कोविड पैंडेमिक, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए बहुत कम केसेस हैं, लेकिन जो गिने चुने केसेस भी हैं वो मास्टर लोगों द्वारा हैं, ठीक है। तो दिस कुड इंडिकेट अ ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एज लार्जर वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट आर मूव्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन्स बाय पर शिपमेंट। अब देखिए अगर आपको यहाँ से तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि इसमें कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का लिंक है, क्योंकि जो बेसिकली अगर हम देखें, वो कमर्शियल एयरलाइन से करते हैं, बेसिकली शिप करते हैं, इलीगली ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये छोटे मोटे लगेजेस में पहले हुआ करता था, लेकिन अभी प्रॉपर ऐसा है कि लार्जर शिपमेंट प्रॉपर एयर कार्गो के माध्यम से वहाँ होने लगा है। तो ऑफ कोर्स किसी तरह का नेक्सस है जो आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन में बी ऑनेस्ट बट कैन हैव डेफिनेट पॉलिटिकल लीनिंग, सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए KM जोसेफ जी जो अभी रिसेंटली जिस तरह की भी इनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा जो करंट सरकार है, जैसे कि हमने देखा था टीवी चैनल्स के लिए गाइडलाइंस लाने की इन्होंने बात की, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल डिबेट्स देखते हैं टीवी चैनल्स पे, तो उसमें जो एंकर हैं वो भी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है, इनका ये कहना है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला कि गाइडलाइंस आनी चाहिए, क्योंकि हेट स्पीच मॉन्गरिंग हो रही है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ की बात होने लगी है एंड ऑल ऑफ दैट। और अभी रिसेंटली हमने बहुत तरह के इनकी तरफ से जो देखे हैं, तो वो सारे थोड़े से एंटाई
जो है बेसिकली रजीम, उनके एंटायर रजीम क्या बोले, मतलब वो तो अपना काम कर रहे हैं. एन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी प्रोफिशिएंट, कंपीटेंट, कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड आर्म्ड विद एन आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड ऑफ सर्विस. बट देखिए, आप, ये बात मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप कितने भी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, आप एक सर्विस में जिसमें आप जाएंगे वो काफ़ी न्यूट्रल रहना पड़ेगा आपको. पर वोट सब करते हैं, सबकी एक पॉलिटिकल लीनिंग होती है. अगर पॉलिटिकल लीनिंग नहीं होती, वोट तो सब करते हैं. आप एक फैमिली से बिलोंग करते हो, वो फैमिली किसी पार्टी को वोट करती है, आपके घर में डिस्कशन होती है, टीवी आप भी देखते हो. वैसे ही हर कोई है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन है, तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट के हर जज जाके वोट तो देते हैं. तो किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तो लगती होगी, अच्छी नहीं लगती, तो टीवी तो सब देख रहे हैं, कौन सी क्या बातें चल रही हैं क्या नहीं, सबको पता है. वही इन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन के लिए. तो बेसिकली बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अगर अभी आपकी एक डेफिनेट पॉलिटिकल लीनिंग है, तो आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो अपनी सर्विस के दौरान भी एज इलेक्शन कमिश्नर. तो इन्होंने कहा है इस 5 जज बेंच ने कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, टी.एन. शेषन, ऑफ कोर्स आप एथिक्स में इनको बहुत कोट करते हैं एंड राइटली सो, इन्होंने बेसिकली कंप्लीटली क्लीन अप कर दिया था इलेक्टोरल सिस्टम को. इस ह्यूमन डिस्क्रिशन को इवेड करने के लिए इन्होंने कुछ कुछ रूल्स बनाए हैं कि कैसे बेसिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है. तो इन्होंने कहा इसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो, आपको तो कुछ करना भी नहीं है, टी.एन. शेषन जी ने सब कुछ कर आके दिया है आपको. तो ये बेंच इज एग्जामिनिंग अ सीरीज ऑफ पिटिशंस जो कहती हैं कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन की इंश्योर की जाए. अगर हम बात करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक यहाँ पे आपको देखिए, इलेक्शन कमीशन में भी क्वेश्चन आएगा ही. जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे क्वेश्चन आएगा तो एक पार्ट उसमें इलेक्शन कमीशन घुसा देंगे, तो ये तो हो ही सकता है. तो इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन में भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है. तो उस पर आप क्या लिखेंगे, आप घिसा पिटा वो ही लिखेंगे कि अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव है, तो उस पर कुछ सोल्यूशन भी तो दीजिए. तो यही एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यहाँ पे दिया है, जो एक पिटिशनर है. उन्होंने कहा है कि एक न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए, न्यूट्रल हाई लेवल बॉडी होनी चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ना हो और ऑपोजिशन लीडर बना हो. ऐसा कुछ भी ना हो जो हम देख रहे हैं हर तरह की सिलेक्टिंग बॉडी में या फिर अपॉइंटिंग बॉडी में. उसमें बेसिकली वो जो बॉडी है वो न्यूट्रल होनी चाहिए फॉर सिलेक्टिंग द इलेक्शन कमिश्नर्स. ओके, जस्ट लाइक कोलिजियम सिस्टम जहाँ पे होता है, तो कोलिजियम सिस्टम की तरह ही, ताकि बेसिकली उनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी फील ही ना हो. कभी ऐसा लगा ही नहीं कि किसी के लिए हमें एक फेवरेबल रूलिंग देनी है या डिस्प्यूट को सॉल्व करना है. COP27 इंडिया अपोजेस ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चर. अब देखिए, बिल्कुल सही ही है, बिल्कुल क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप चावल मत उगाओ क्योंकि चावल से मिथेन निकलता है. हाँ, व्हाट नॉनसेंस इज दैट, कम ऑन. ये हमारी स्टेपल डाइट है, हम लोगों का खाना है ये. आप इररिस्पॉन्सिबल हैं, आप डोमेस्टिकली कोई काम नहीं करना चाहते, आप अपने लोगों को, आप डेवलप्ड हैं और डेवलप्ड होना चाहते हैं और अपनी तरफ से कोई लीडरशिप रोल नहीं निभाते आप. तो वही अपोज किया है इंडिया ने और बहुत सारी कंट्रीज ने इनके इन एफर्ट्स को. वो कहते हैं कि मिटिगेशन आए एग्रीकल्चर की तरफ से, वो अगर आना होगा तो कंट्री पे डिपेंड करता है, बिकॉज रिच नेशंस डू नॉट वांट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल टू रिड्यूस एमिशंस एंड आर सर्चिंग फॉर चीपर सॉल्यूशंस अब्रॉड. क्योंकि आपको तो उसमें कुछ करना नहीं, आप बस करते रहो, आप दूसरी जितनी भी कंट्रीज हैं उन पे प्रेशर डेवलप करते रहो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर मेंट टू डू. ओके, रिपब्लिकन सीज कंट्रोल ऑफ यूएस हाउस, कांग्रेस स्प्लिट. तो जैसे कि हमने रिपब्लिकन, वैसे तो बहुत स्लिम मेजोरिटी है ये, पर आपको पता है कि रिपब्लिकन स्वाइप आउट हो गए हैं. कहाँ से? सेनेट से. स्वाइप आउट नहीं इन द सेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेजोरिटी उनको मिलेगी, पर जो बाइडेन की पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स को मिल गई. लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इन्होंने बरकरार कर ली है अपनी एक मेजोरिटी. यूके हाइक्स टैक्स, कट्स स्पेंडिंग एज रिसेशन लूम्स. तो फाइनली क्या हुआ है आपको पता, लिज ट्रस जो ऋषि सुनक से पहले की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था जो 45% सबसे हाईएस्ट टैक्स है, जो सबसे हाईएस्ट इनकम वाले स्लैब पे लगता है, हम उसको हटा देंगे, टैक्स हटा देंगे हम, और स्पेंडिंग भी बड़ी सारी करेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी करनी है. तो आप स्पेंड भी ज़्यादा कर लो, आपका रेवेन्यू भी कहीं से नहीं आएगा, तो फिर आप फिजिकल डिजास्टर ही होगा आपका. बिल्कुल, आप जो कंट्री, अभी इंडिया आपसे आगे निकल गई तो सारी कंट्रीज निकल जाएंगी. इसीलिए ऋषि सुनक ने क्या किया है, उन्होंने अनाउंस किया है €55 बिलियन का कंसोलिडेशन पैकेज, जहाँ पे टैक्स को हाइक किया जाएगा, बढ़ाया जा रहा है, और अपने स्पेंडिंग को कट किया जा रहा है, ताकि बेसिकली जो कंट्री रिसेशन के फियर्स जिस लूम कर रहे हैं जिस कंट्री के आसपास, उसको आप काउंटर कर सकें. ठीक है, तो इन्फ्लेशन आप देख लीजिए, जब इतनी स्पेंडिंग होगी, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे इतने स्टिमुलस पैकेज दिए गए, 11.1% इन्फ्लेशन पहुंच गई, तो उसको रोकना तो है. इट इज द हाईएस्ट इन 41 ईयर्स. तो यही इन्होंने क्या किया है, जो इनके एक्सचेकर हैं
उन्होंने बोला है कि ये 55 बिलियन में से जो यूरो 30 बिलियन है वो बेसिकली स्पेंडिंग कट से आएगा और यूरो 25 बिलियन आएगा टैक्स इंक्रीज से। तो इन्होंने देखिए 45% पहले टैक्स उनको भरना पड़ता था जिनकी पर्सनल इनकम होती थी यूरो 1,50,000। अभी अगर आपकी मान लें 25,000 यूरो भी इनकम है तो 45% टैक्स भरो, मतलब ज़्यादा टैक्स। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो ज़्यादा टैक्स भरो क्योंकि सरकार को रेवेन्यू चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने वेलफेयर स्कीम्स को बिल्कुल ही हटा दिया। अगर टैक्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है तो उसको कहीं स्पेंड भी करेंगे। तो नेशनल हेल्थ स्कीम पे, नेशनल हेल्थ सर्विस पे, क्योंकि अभी पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, और भी इस तरह की चीज़ें पे नेशनल लिविंग वेज जो है, मिनिमम वेज इनकी, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये इन चीज़ों के लिए जो भी चाहिए वो सब कुछ होगा। श्रीलंका तमिल पार्टीज स्केप्टिकल ऑफ प्रेसिडेंट रनिल्स आउटरीच। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली रनिल विक्रमसिंघे जी प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इनवाइट किया है रीचिंग आउट टू श्रीलंकन तमिल पार्टीज इन पार्लियामेंट ऑन November 10। प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे इनवाइटेड देम फॉर अ डिस्कशन दिस वीक, इस हफ्ते में। और उन्होंने बोला कि पिछले हर प्राइम मिनिस्टर आते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो अब 75th इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 2023 में। तो इससे पहले कि हम क्या करते हैं, तमिल जो इश्यूज हैं उनको भी लेट्स टेक दैट अप और हम इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, पहली बात तो हम हमेशा के लिए ख़त्म कैसे करोगे, आपको पता है इंडिया के लिए और श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर जो है वो तमिल फैक्टर है, राइट। तो बहुत सारे, ऑब्वियसली वो हमारी लीनिएज है, जो श्रीलंकन तमिल वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे सिनेलीज मेजॉरिटी है, आपको ये बात पता है। तो अगर सिनेलीज मेजॉरिटी है तो, और वहाँ पे जो तमिल लोग हैं जो नॉर्थ और ईस्ट रीजन में, जहाँ पे सिविल वॉर चलती रही 2009 तक, तो उनको राइट नहीं दिए जा रहे, उनको प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं होते, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, सिनेलीज लैंग्वेज को इम्पोज करने की बात वहाँ पे चलती है। सिविल वॉर जो इतने साल चला, ऑफ कोर्स बहुत सारी डेथ्स हुई हैं वहाँ पे तमिल लोगों की। वहाँ पे तमिल मदर्स आज भी अपने बच्चों की फोटो लेके खड़ी रहते हैं, वेयर इज माई चाइल्ड, वेयर इज माई बॉय। तो इस तरह की चीज़ें बहुत वहाँ पे प्रेवलेंट है। तो आप पहले तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना करो, कुछ कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात होती है उसको इंश्योर करने की कोशिश करें। Girls take boat across Satluj to reach school, NHRC issues notice to Punjab। तो फाइनली देखिए, अब आपको इससे क्या पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं होती नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की कि इन्होंने बिल्किस बानो केस में कुछ नहीं किया। बहुत सारे अभी रिसेंटली बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इश्यूज आए हैं ना, तो इसीलिए बहुत सारी एलिगेशंस भी हैं कि इसमें एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस होता है, इस तरह की बातें। तो हम यूजुअली समझते हैं कि बड़े बड़े जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज होते हैं ना, NHRC सिर्फ उसी को कॉग्निसेंस देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप ये एग्जाम्पल पढ़िए, इसमें क्या है, इन्होंने सुओ मोटो खुद से खुद से इन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ी, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ी, एक रिपोर्ट पढ़ी इंडियन एक्सप्रेस में, और इन्होंने खुद से इसका कॉग्निसेंस लिया एंड दे हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। अब ये इशू इतना इंपॉर्टेंट है, पर छोटा सा इशू है, इन द सेंस जरूरी नहीं है जो दिखने में छोटा लग रहा हो कि उसकी इंपॉर्टेंस कम है, नहीं, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इशू। क्या इशू है, बेसिकली दो लड़कियां हैं, एक छोटे से गांव में रहती हैं, वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास। उनको पहले एक बोट राइड लेनी पड़ती है, फिर उनको वहां से आगे 4 किलोमीटर और चलना पड़ता है ताकि वो अपनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक पहुंच सके। तो अब NHRC ने एक नोटिस को इशू किया है पंजाब सरकार को कि देयर इज लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन इन द सतलज सराउंडेड बॉर्डर एरियाज एंड यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। ओके, तो यहाँ पे करीना कौर और किरणा रानी के बारे में बात की गई है। तो यही बेसिकली यहाँ पे लिखा है, बिकॉज इट impinges upon the right to education of students as well as the right to life and dignity of the people residing in the area. The state has a responsibility to ensure their safety and to safeguard their rights by providing them an environment to live with dignity। और अगर आप जो देखेंगे ना, जिस तरह की बोट राइड इनको लेनी पड़ती है वो भी बहुत रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्ट आई थी, सो दिस इज समथिंग वेरी गुड। ओके, रीलॉन्चिंग ओल्ड पेंशन स्कीम पोटेंशियल सोर्स ऑफ फिस्कल रिस्क फॉर स्टेट सेज CAG। अब देखिए, हमारे जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने बोल दिया, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि हु इज एक्चुअली द पुलिसमैन ऑफ आवर पर्स, यानी कि हमारा जो इकोनॉमी है उनको सेव करना, प्रिजर्व करना सही है कि नहीं, रेवेन्यू जितना बताया जा रहा है उतना ही बुक में लिखा है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली बोला है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो हमें अभी डिस्कस करेंगे, डो नॉट वरी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। देखिए, मैं आपको पहले खुद ही बता देती हूँ, जो 15th फाइनेंस कमीशन है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आपको पता है, भी देखिए फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी, हम बहुत बार देख चुके हैं, क्योंकि श्रीलंकन क्राइसिस जब आया तो
आरबीआई ने उसी के आसपास बेसिकली रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बताया कि बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें से पंजाब आप देख लीजिए, केरला आप देख लीजिए, दे एक्चुअली विल फेस अ वर्स क्राइसिस देन श्रीलंका, क्योंकि उनका इतना सारा डेट है उनके ऊपर, उनका रेवेन्यू इतना है नहीं, एक्सपेंडिचर उनका इतना ज़्यादा है। तो जिस तरह का क्राइसिस आप आज वहाँ देख रहे हैं तो वो यहाँ भी हो सकता है। यही फ्रीबीज की डिबेट भी है। देखिए फ्रीबीज अगर आप इस तरह का हर जगह पोल कैंपेन के दौरान, अब देखिए क्या फ्रीबीज है वो अलग बात है, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर की बात कर रहे हैं हर जगह जाके, तो आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा इन चीज़ों को फ्री देने के लिए? ठीक है, फ्री बस, हर चीज फ्री है ना, तो कहाँ से आप कितना डेट लोगे, उसको कौन पूरा करेगा? ठीक है, तो आज जो लोग वोट दे देते हैं, देखिए वोट तो श्रीलंका ने भी दिया था और इतनी थंपिंग मेजोरिटी से राजापाक्सा की सरकार आई थी, और उनके भी प्रोमिसेस ये थे, और उन्होंने इतने अच्छे लोग थे वो कि उन्होंने जितनी भी ये फ्री वाली चीजें थी उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया आते ही, और आप डिजास्टर आपने देख लिया। फिर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने वोट किया आपको, आपके पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर उन्होंने आपको ह्यूमिलिएट किया और आपको अपने देश छोड़ के भागना पड़ा। तो देखिए यह लोगों को भी समझना चाहिए कि फ्रीबीज क्या है, और ये लोगों को भी समझना चाहिए कि ओपीएस आप वोट तो दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस चीज़ में समझना बहुत ज़रूरी है कि आगे आप ही लोग होंगे जो, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप चप्पलें मार के जब निकालेंगे सरकारों को। ठीक है, तो यही इन्होंने बेसिकली बोला है। Okay, so the fiscal health of the Indian states is a relevant issue that warrants careful assessment. In our state finance audit reports, of course, ये ना ही सिर्फ national audit करते हैं, state finances की भी audit करते हैं. We have been consistently highlighting risk factors that impact state finances, such as increasing. अब देखिए सबसे बड़ा risk factor तो ये होता है जो committed expenditure. Committed expenditure क्या होता है कि कुछ भी हो रहा है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये करना ही करना है आपने, सैलरी देनी ही देनी है, पेंशन देनी ही देनी है, तो ये होता है कमिटेड एक्सपेंडिचर। राइजिंग आउट, अब ये बढ़ता जा रहा है। अगर आप पता कभी भी अभी बजट आएगा ना अगले साल, तो आप कभी बजट उठा के देखना, और बाकी स्टेट का भी किसी का भी बजट उठा के देख लो, उसमें आप देखना वहाँ पे अराउंड 70% जो बजट का पार्ट होता है ना, तो आप सोचिए डेवलपमेंट तो क्या होगा, कमिटेड एक्सपेंडिचर ही बहुत है। ठीक है, इसीलिए जो प्रेजेंट सरकार है ना थोड़ी प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी फेवर करती है, क्योंकि ये कमिटेड एक्सपेंडिचर ही इतना ज़्यादा और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बात है। राइजिंग आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट्स एंड लायबिलिटीज, लो मोबिलाइजेशन ऑफ ओन रिसोर्सेज कंप्राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, क्योंकि उनका रेवेन्यू बहुत कम है। अब देखिए ओन रेवेन्यू क्या होता है, जो सरकार देती है वो वाला नहीं, या फिर जो जीएसटी है वो वाला रेवेन्यू नहीं, जो खुद का रेवेन्यू होता है, जो लिकर से आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, या फिर जो कोई भी आपकी स्टेट कोई मेला लगाती है कोई भी किसी तरह का, उससे जो फीस आएगी, कोई और तरह की सर्विस फीस है, वो आपका खुद का रेवेन्यू होता है, वो आपको शेयर नहीं करना केंद्रीय सरकार के साथ, तो वो उनका कम होता जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इस तरह का रेवेन्यू आपका है नहीं, एक्सपेंडिचर आप बढ़ाते जा रहे हो, तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन. Okay. So negative trends in various deficit parameters under the FRBM Act, non-achievement of medium-term fiscal plan targets are among the concerns. तो यही सारी चीजें इन्होंने बोली हैं. Okay. तो आरबीआई और 15th फाइनेंस कमीशन ने पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ फिस्कल रिस्क कहाँ से आएगा इंडियन स्टेट्स के लिए, उन्होंने बोला था खुद का टैक्स रेवेन्यू गिरता हुआ। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि आप रीलॉन्च ना करें ओल्ड पेंशन स्कीम्स को, क्योंकि कई स्टेट्स ने, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ हो चुका है। राइजिंग ड्यूज ऑफ लॉस मेकिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स, आप देख लीजिए कितनी डेट में चल रही हैं। ठीक है, तो यही सब कुछ, फार्म लोन वेवर्स दे रहे हैं आप, इतनी सारी सब्सिडी दे रहे हैं आप देखिए कुछ तो प्रॉमिस करना ही पड़ेगा ना अगर जीतना है पॉलिटिक्स में। तो आप कह देते हैं कि इस बार ही हमारे सारे फार्मर्स को लोन माफ़ी मिल जाएगी, तो देखिए एक हद तक ही सस्टेनेबल है, अगर इस तरह का ज़रूरी भी है। आई एम नॉट डिनाइंग, देखिए पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कोई बीमा जिस तरह की जो स्कीम्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर इस तरह की सब्सिडी सस्टेनेबल नहीं है। अब बैकवर्ड स्टेप वही, अब देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में हम देखेंगे कुछ चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है ताकि आपको समझ तो आए ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या। हम पहले भी देख चुके हैं वैसे तो, बट स्टिल पॉलिटिकल पार्टीज आर एडवोकेटिंग अ रिटर्न। देखिए राजस्थान कांग्रेस है राजस्थान में, है ना, और बाकी अब उनका कैंपेन जो शुरू हो गया छत्तीसगढ़ में भी, तो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम रिटर्न कर देंगे, हम वापस ओल्ड पेंशन स्कीम थी क्या, तो ओल्ड पेंशन स्कीम इज बेसिकली 2004 से पहले जो पेंशन स्कीम चलती थी। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, ओल्ड पेंशन स्कीम में उसको क्यों बोला जाता था डिफाइंड बेनिफिट।
डिफाइंड बेनिफिट इसीलिए बोला जाता था क्योंकि आप जिस दिन रिटायर हुए तो आपकी लास्ट ड्रॉन जो सैलरी थी जितनी भी, फॉर एग्जांपल 10,000 थी, तो उसका 50% आपको हर महीने मिलेगा ही मिलेगा। 5,000 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और सिर्फ 5,000 ही नहीं, डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। डियरनेस अलाउंस क्या होता है, जब महंगाई बढ़ रही है तो जो 5,000 कल खरीद पाता था वो आज तो नहीं खरीद पाएगा, तो इन्फ्लेशन भी हो रही है, तो इन्फ्लेशन का भी जितना परसेंट आपको बेसिक पे का वो भी मिलेगा। यानी कि अगर आप लगा लीजिए कितने भी परसेंट होते हैं तो 5200 मिलेगा अगली बारी, अगर कुछ इन्फ्लेशन बढ़ी तो उतना मिलेगा, तो ये भी बढ़ता रहेगा। तो ठीक है, ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन वाजपेयी जी की जब सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2003 में उन्होंने डिसाइड किया नो दिस इज नॉट समथिंग गुड, और जितने भी मतलब ऐसा तो सही नहीं है, हमें इसको न्यू पेंशन स्कीम से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा बेसिकली, देखिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आप समझने की कोशिश कीजिए कि कौन पे कर रहा है, कौन पे कर रहा है। आप थोड़ा ना कुछ पे कर रहे हो अपनी पेंशन के लिए, आपके बच्चे पे करेंगे आपकी पेंशन के लिए, या फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन पे करेंगे और बाकी पेंशनों के लिए। तो कंप्लीटली जो बजट में से निकाला जा रहा है इसको, वो कंप्लीटली बजट को क्या होता है, आप ही के टैक्स भरा हुआ होता है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो एक टॉफी खरीदने पे भी आप टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि टैक्स तो इंक्लूडेड है ना हर चीज में। तो वो बेसिकली आपका पैसा आप फंड कर रहे हो सारी पेंशन को, तो आप समझ रहे हो। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से 2004 से बेसिकली जिसको लागू किया जाने वाला था, उसमें क्या था कि आप बेसिकली 10% आप पूरी अपने सैलरी के दौरान, जब तक आप वर्क कर रहे हो, जब तक आप सर्विस में हो आपके। और देखिए एक और चीज, ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ वो थी, तो आप खुद समझने की कोशिश कीजिए जो बजट का कितना प्रतिशत पैसा, ये इक्विटी की बात हो गई। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है सिर्फ उनको जा रहा है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, सिर्फ उनके लिए था। बाकी वो तो सिर्फ 6% भी अकाउंट नहीं करती इस तरह की इकोनॉमी, तो बाकी तो 90% के अराउंड तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, तो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी नहीं कोई मतलब। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। लेकिन अब एनपीएस आया, नेशनल पेंशन स्कीम। उसमें क्या था, नेशनल पेंशन स्कीम में ये ना ही सिर्फ एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होगी, हर एम्प्लॉय के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है 10% आप कंट्रीब्यूट करो और वही 10% सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। जब तक आप सर्विस में हो आप करते रहो। अब सरकार ने 2019 में इंक्रीज करके इसको अपने शेयर को 14% कर दिया, आपको 10% करना है, ठीक है। तो आप करो, और बेसिकली फिर क्या होगा जब आप रिटायर हो जाएंगे जिस दिन, तो मतलब देखिए बात यह है कंप्लीटली टैक्स पेयर्स के ऊपर नहीं आ गया ना, तो सरकार तो सिर्फ 10% या 14% ही पे कर रही है ना, तो टैक्स पेयर्स अमाउंट में से इतना जा रहा है, लेकिन वो तो पूरी तरह से आपको फंड करना है सबकी पेंशन। तो ये चीज़ थी गलत। अब इसमें क्या है, फिर जब आप रिटायर हो जाएंगे, फिर आप उसका अराउंड 60% जो होगा आप उसको लमसम निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, जितना मनी आप बेसिकली आपके अकाउंट में इकट्ठा हो गया, और 40% की आपको एक एन्युटी लेनी पड़ेगी। एन्युटी मॉडल क्या होता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल जितनी की भी एन्युटी हुई उसमें से 1200 रुपये पर महीना आता रहेगा, बाकी तो आपने विड्रॉ कर ही लिया ना जितना 60% बन रहा था। सो इट वॉज अ गुड स्कीम। और देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारी उस टाइम पे कंप्लीटली आई थिंक हर स्टेट ने, ऑलमोस्ट हर स्टेट ने उसको अपना लिया था, क्योंकि उस समय पे वाजपेयी जी के टाइम पे बहुत सारी कांग्रेस रूलिंग सरकारें भी थी। और फिर जब कांग्रेस दोबारा पावर में आई वाजपेयी जी के बाद, उन्होंने खुद ने लेजिटिमाइज कर दिया इस स्कीम को। आई विल रीड इट हियर, अगर यहाँ लिखा है तो यस। क्योंकि जब कांग्रेस आई पावर में तो उन्होंने बिल के माध्यम से बेसिकली स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, पीएफआरडीए को। तो इसका मतलब कांग्रेस ने भी तो किया ही ना इसको सब्सक्राइब। तो अब आप खुद ही यू आर बैकिंग डाउन ऑन इट, यू आर रिवर्टिंग इट। दिस इज नॉट गुड, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट इज मतलब इन द सेंस वही आप आज तो शायद शॉर्ट टर्म में आप कह देंगे ये डिफाइंड बेनिफिट है, आपको वोट्स मिल जाएंगे, शायद आप पावर में आ भी जाएं, लेकिन बात यह है कि आने वाले टाइम में आप अगर इकोनॉमी बर्बाद होती है उसी स्टेट की, देखिए ना, यही लोग आपको कभी दोबारा पावर में नहीं लेके आएंगे। तो इट इज बैड पॉलिटिक्स ऑल्सो, नॉट जस्ट बैड इकोनॉमिक्स। बैड इकोनॉमिक्स तो है ही है, ठीक है। तो ये चीज़, हाउएवर फंडिंग दिस exorbitant entitlement over time would have been fiscally challenging, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। Since its launch NPS has built a robust subscriber base, आप देख सकते हैं 2022 के अक्टूबर एंड में 23.3 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं, 58.9 लाख स्टेट गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स हैं। Okay, then there are others including 15.92 lakh subscribers from corporate sector, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी 25.45 लाख है। तो ये चीज़ इक्विटी की भी तो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो रही है ना, आप समझ रहे हैं राइट। इक्विटी यानी कि सबको मिल रहा है सब कुछ, सिर्फ
केंद्रीय सरकार के एम्प्लॉयज़ या दूसरे सरकारी एम्प्लॉयज़ को नहीं जा रहा आपका टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।